वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मास डिफरेंस एंड चार्ज रेडियाई ऑफ द मिरर न्यूक्लियाइज। तो ये सब देखने से पहले हम देखेंगे कि मिरर न्यूक्लियाइज होते क्या है और इनके बीच में जो मास डिफरेंस होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके जो चार्ज रेडियस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस टॉपिक से नेट एग्जाम में 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और उसको कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो चलिए आज हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या देखी थी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये डेल्टा एम हमने क्या बोला था, मास डिफरेंस, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, डेल्टा एम इक्वल्स टू एम ऑफ थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड। इन एनर्जी यूनिट्स, ठीक है। हमने क्या बोला था, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम ये जो मास डिफेक्ट है इसको क्या बोला था, एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड। यानी कि जो हमारा हमने बोला था ना कि उसकी ऑब्जर्व वैल्यू हमारी इतनी आ रही थी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसके अंदर जो था वो डिफेक्ट आ रहा था कुछ, जिसको हमने किससे नाम डिनोट किया था, मास डिफेक्ट से बोला था। और फिर हमने क्या बोला था कि जो ये आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन से जो डेल्टा एम है ये किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इसकी एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में। तो यहाँ से हमने इसकी एनर्जी यूनिट्स में ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है। तो अब हम जो एटॉमिक मास है उसका वो कैसे लिखेंगे, ये क्या होता है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये सारी किसमें है, एनर्जी यूनिट्स में है, ओके। तो ये जो मैंने A माइनस Z है ये क्या है, N, न्यूट्रॉन नंबर। तो यहाँ से हमने ये जो फॉर्मूला देख लिया था, किसका है ये, एटॉमिक मास के टर्म्स में एम ए कोमा जेड इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस जेड MN माइनस बाइंडिंग एनर्जी। ये सब किसमें, एनर्जी यूनिट्स में है। एनर्जी यूनिट्स में कैसे, ये जो मासेस है इनके ये किसमें गिवन रहते हैं, MEV/c², ठीक है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या है, c²। और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास किसमें रहती है, MEV। तो हमारा ये जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या बन गया, एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड इन द एनर्जी यूनिट्स। अब हमने क्या देखा था, जो एटॉमिक मास है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ZMP प्लस NMN। ये सारी जो यूनिट्स है वो किसमें है, मासेस की MEV/c² में है और माइनस में इसके क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बाय c²। अब ये भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी किसमें होती है, MEV। तो ये सारी यूनिट्स किसमें बैलेंस हो गई, मास के टर्म्स में ये यूनिट्स जो है वो बैलेंस हो गई। अब हम क्या, ये तो हमने पीछे पढ़कर आए हैं, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा, फिर वो बोला कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट की टर्म में ये चेंज हो जाती है किससे, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन से। ये क्या होता है, मास डिफेक्ट। जो मास डिफेक्ट वो क्या होता है, जो ऑब्जर्व्ड मास आता है और जो एक्सपेरिमेंटल आता है उससे क्या आता है, डिफरेंट आता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड। ये हमने पीछे देखा हुआ है, ये सारी किसमें, एनर्जी यूनिट्स में है। अब मैं यहाँ से जो एटॉमिक मास निकालूंगी वो इसका क्या निकालूंगी, ये जो एम ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। ये क्या है, ZMP प्लस NMN MEV/c²। ये MEV/c² मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो मासेस की यूनिट्स होती है वो किसमें होती है, MEV/c² में होती है। और माइनस जो बाइंडिंग एनर्जी बाय c² और ये भी MEV में। तो ये जो सारी टर्म्स में ये जो यूनिट्स है वो किसमें चेंज हो गई है, सारी मास के टर्म में यूनिट्स क्या है, चेंज हो गई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कहाँ से आया, ये हमने पीछे ड्राइव भी किया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी में भी ड्राइव किया है इसको। तो चलिए देखिए, अगर आपको ये नहीं आता है तो देखते हैं यहाँ से। मैंने देखा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम c² होता है। ये क्या है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, डेल्टा एम इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस MXA, ठीक है। ये मैंने मास डिफेक्ट कैसे डिफाइन किया था कि जैसे इंडिविजुअल मासेस है, जैसे प्रोटॉन का मास ले लिया, फिर न्यूट्रॉन नंबर का मास ले लिया, दोनों मासेस को मैंने ऐड कर दिया और वो क्या है, हमारा डिफरेंट आ रहा था उसके कंबाइंड न्यूक्लियस के मास से, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस का मास है, मान लो ये है Z और ये है N, इसका मास ले लिया मैंने ZMP और इसका मास ले लिया मैंने NMN। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया और इसका एक न्यूक्लियस बना दिया, ये क्या है, XA Z, इसका मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब देखा यहाँ पे इसका जो मास है मैंने ले लिया A
एंड जेड, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों का कंबाइंड मास, इन दोनों का जो इंडिविजुअल मासेस का सम है वो इसके कंबाइंड मास के सम के इक्वल आना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। मतलब ये जो ZMP है, इनका इंडिविजुअल मासेस का सम है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, वो क्या आता है, ज्यादा आता है इसके न्यूक्लियस के मास से, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाता है, एक मास डिफेक्ट आ जाता है। उस मास डिफेक्ट को हमने यहाँ पे शो किया है, और वो जो मास डिफेक्ट है वो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या बोला है, मास डिफेक्ट। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी में। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, डेल्टा एम की वैल्यू है। ये डेल्टा एम की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो मेरी क्या वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ से अगर इस चीज की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ, तो ये चीज बाइंडिंग एनर्जी बाय C² इसकी सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। तब यहाँ से मैं ये क्या फॉर्मूला जनरेट कर पा रही हूँ। ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसको ड्राइव किया है, और बहुत डिटेल्ड में इसको हमने समझा भी है। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला भी यहाँ से जनरेट किया है, बाइंडिंग एनर्जी में भी हमने देखा है, मास डिफेक्ट की एक स्पेशल क्लास है उसमें भी हमने इसको प्रूव किया है। तो ये हमारा क्या बन गया है, डेल्टा एम मास डिफेक्ट। अब हम देखेंगे, ये तो हमने पूरा पहले पढ़ा हुआ है, वो हमने रिवाइज किया है। अब हम क्या देखेंगे, इसका जो मिरर न्यूक्लियाइज होती है वो क्या होती है, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ठीक है। तो मिरर न्यूक्लियस समझने के लिए मैंने दो न्यूक्लियस ले लिए हैं, ठीक है। इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो मान लिया मैंने Z1 है, और इसका मास क्या है, सेम है, A ले लिया। एक दूसरा मैंने ले लिया Y, जिसका प्रोटॉन नंबर कितना है, Z2, और मास इसका A है। इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, N2, और इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, N1। अब मिरर न्यूक्लियाई को देखिए कैसे समझते हैं। ये जो फर्स्ट वन वाला है, इसके अंदर जो Z1 है, इसका पहले का प्रोटॉन नंबर अगर दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर से बराबर हो जाए, यानी Z1 जो है वो N2 के बराबर हो जाए, और Z2 जो है वो किसके बराबर हो जाए, N1 की, इनको क्या बोलेंगे हम, मिरर न्यूक्लियाइज। मिरर न्यूक्लियाई कैसे समझेंगे, कोई भी दो मैंने न्यूक्लियस ले लिए, इसको मैंने असाइन कर दिया Z1, क्योंकि पहले वाला जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, Z1 प्रोटॉन है जिसमें N1 न्यूट्रॉन है, और A इसका मास नंबर है। अब मैंने कोई दूसरा न्यूक्लियस ले लिया जिसमें Z2 है उसका न्यूट्रॉन नंबर, और N2 इसमें Z2 है प्रोटॉन नंबर, N2 क्या है इसमें न्यूट्रॉन नंबर, और A इसका जो क्या है, मास है। मास तो सेम रहेगा मिरर न्यूक्लियाइज में, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये मिरर न्यूक्लियाई कैसे बनेंगे, पहले वाले न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर Z1 जो है दूसरे वाले के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मिरर न्यूक्लियाई बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे करेंगे, Z2 बराबर हो जाए N1 के, यानी कि दूसरे वाले का जो प्रोटॉन नंबर है वो पहले वाले के न्यूट्रॉन नंबर से इक्वल हो जाए। तो ये क्या है, Z1 बना दिया, यहाँ पे N1 बना दिया, Z2 N2, ये तो Z1 है ये इसके इक्वल हो जाए, और Z2 जो है वो किसके इक्वल हो जाए, N1 के लिए। तो ये जो ऐसा जो फॉर्मेशन बनता है वो किसका बनता है, मिरर न्यूक्लियस। इनको क्या हम बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियस की, यानी कि जो दो न्यूक्लियस में से पहले का प्रोटॉन नंबर अगर दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर हो जाए, और दूसरे का प्रोटॉन नंबर पहले वाले के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर हो जाए, तो वो क्या बनेगा, हमारा मिरर न्यूक्लियस। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे N14 तो एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 15(7)N एंड 15(8)O। अब इसके अंदर मिरर न्यूक्लियस पहचानो, इसमें प्रोटॉन नंबर कितने हैं, P = 7 है ना, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, 8, P1 N1 बोल दिया मैंने, ठीक है। अब सेकंड वाले के देखो, P2 इसमें क्या है, प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले के लिए कितना है, 8 है, और दूसरे वाले के लिए जो न्यूट्रॉन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो मिरर न्यूक्लियाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि पहले वाले का प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले न्यूट्रॉन नंबर के क्या रहता है, बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है, बन गए मिरर न्यूक्लियस। और ये जो दूसरे वाले का जो प्रोटॉन नंबर है वो पहले वाले के न्यूट्रॉन नंबर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना हमारी, तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बना रहे हैं, मिरर न्यूक्लियाई का पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कि किसी क्वेश्चन में आ जाए आपके
कि मिरर न्यूक्लियस इनमें से कौन से हैं। 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, आपको चारों में से ऐसे दो दो पेयर्स मिलेंगे और आपको बताना होगा कि मिरर न्यूक्लियस इनमें से कौन सा पेयर बना रहा है। तो आपको क्या देखना है, पहले वाले का प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होगा और दूसरे वाले का न्यूट्रॉन नंबर पहले वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन होगी, जो कंडीशन होगी वो क्या होती है, मिरर न्यूक्लियस की कंडीशन होती है। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। ठीक है, अब इस पे इसका जो मास डिफरेंस होता है मिरर न्यूक्लियस का, वो कैसे देखते हैं। चलो, न्यूक्लियस का बारे में पढ़ लिया कि मिरर न्यूक्लियस होते क्या है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि मिरर न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो पहला वाला क्या है, स्लाइटली डिफरेंट मासेस की, यानी मिरर न्यूक्लियस में जो है वो उनके मासेस में कुछ डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकता लेकिन कुछ डिफरेंस उसके अंदर आ सकता है। ऑलमोस्ट तो सेम ही रहते हैं, पेयर बना रहे हैं तो, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन ही शो करता है। फिर सेकंड क्या, डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्जेस कैसे, ये जो पहले वाला न्यूक्लियस है इसके अंदर पहले वाले में प्रोटॉन नंबर कितने हैं, यानी 7, यानी इसके अंदर 7 पॉजिटिव चार्जेस है इस न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन नंबर तो क्या है, न्यूट्रल है, तो ये तो इसमें कोई भी चार्जेस अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इस पहले वाले न्यूक्लियस में 7 पॉजिटिव चार्जेस है। अब ये दूसरे वाला है, इसमें प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 8, यानी कि इस न्यूक्लियस में 8 चार्जेस है। तो ये क्या हो गए, अलग अलग न्यूक्लियस में अलग अलग डिफरेंट चार्जेस हो गए ना। ये दोनों मिरर न्यूक्लियस तो बना रहे हैं लेकिन ये चार्जेस क्या है इनके, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ से इस मिरर न्यूक्लियस के पेयर से हमने देखा इसमें 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके अंदर कितने, 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि इसमें चार्जेस जो है मिरर न्यूक्लियस में वो डिफरेंट रहते हैं। फिर थर्ड है सेम रेडियस, इनकी जो रेडियस क्या है वो सेम रहती है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है मिरर न्यूक्लियस की कि स्लाइटली डिफरेंट मासेस, और इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता लेकिन ऑलमोस्ट कुछ इसमें क्या रहता है, डिफरेंट मासेस रहते हैं। वैसे तो सेम रहते हैं लेकिन कभी कभी इसमें जो मासेस का वेरिएशन होता है बिल्कुल कम होता है। फिर सेकंड क्या है, डिफरेंट चार्जेस तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि पहले वाले का प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होता है, यानी पहले न्यूक्लियस के अंदर कुछ और प्रोटॉन होंगे, दूसरे वाले के अंदर कुछ और होंगे, तो चार्जेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अंदर क्या बोला हमने, डिफरेंट चार्जेस होते हैं। फिर थर्ड है क्या है, इसकी जो रेडियस होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये हमने किसके बारे में देख लिया, मिरर न्यूक्लियस के बारे में तो देख लिया। तो अब हम देखते हैं मास डिफरेंस के बारे में। तो ये बोर्ड पे वैल्यू लिखी है किसकी, इसके मास की, एटॉमिक मास की Ma, Z, यही तो पढ़ते थे हम। बाइंडिंग एनर्जी की जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करी है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला से। ठीक है, तो हमारा ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। माइनस बाइंडिंग एनर्जी को मैंने कर दिया, अब माइनस बाहर है तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स थी वो क्या होगी, सारी पॉजिटिव हो गई। तो अब जो इनका जो मास डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, ये दो अपने पास दो न्यूक्लियस ले रखे ना अपने पास, कोई भी दो, ठीक है, उनके बीच में जो मास डिफरेंस है वो देखना है हमें। तो यहाँ मतलब ये जो पहले वाला है न्यूक्लियस और ये क्या है, दूसरे वाले का मास है। तो इसका जो मास डिफरेंस क्या आ गया, mZ1, A और mZ2, A। ठीक है, ये Z1 Z2 क्या है, पहले वाले का प्रोटॉन नंबर और ये Z2 क्या है, दूसरे वाले का प्रोटॉन नंबर। अब हमारे पास ये तो मेन इक्वेशन है, इससे हमें कैलकुलेशन करनी है। जो मास डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब पहले वाले न्यूक्लियस का माइनस में दूसरे वाले न्यूक्लियस का। अब जैसे मैंने कौन से न्यूक्लियस ले रखे हैं, एक तो मैंने एग्जांपल अभी क्या लिया था 15N7 एंड 15O8। इसमें Z1 कितना है, 7 है, और इसमें Z2 कितना है, 8 है, और इसमें N1 कितना है, 8 है, और इसमें इसमें N2 कितना है, 7 है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये यहाँ से इस फॉर्मूला में Z1 लिख दो, यहाँ पे Z1 और Z1 ऐसे करके फिर एक दूसरा न्यूक्लियर बना लो जिसमें यहाँ पे Z2 लिख दो, Z2, ये भी Z2 और ये भी क्या हो जाएगा, Z2। तो अब इन दोनों को क्या करना है, हमें इसका मास डिफरेंस निकालना है। तो मास डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो जिन टर्म्स की Z पे डिपेंडेंसी नहीं है वो टर्म्स ढूंढो। पहले तो Z पे डिपेंडेंसी किस की नहीं है, एक तो -A भी है, इसके नहीं है Z पे डिपेंडेंसी, एक इसके नहीं है Z पे डिपेंडेंसी, और टर्म्स कौन सी है, एक इस पे नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल कैसे होंगी, देखो चलो इसको एक बार छोड़ो, जैसे मैंने ये लिख दिया -AVA प्लस AS A⁻²/3 प्लस -AP A⁻³ 3/4। सॉरी माइनस नहीं होगा ये,
ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है ना, ठीक है। ये है, ये पहले वाला है, फिर माइनस में माइनस ए वी ए, ये सारी टर्म्स ये किए उठा के यहाँ रख दो तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये इसको क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, फिर ये ऐसे ही आगे वाली टर्म प्लस ए एस ए रेज टू पावर 2/3, ये क्या है प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस में तो क्या कर देगी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ऐसे ही ये वाली टर्म कैंसिल कर देगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी जो इस इक्वेशन के अंदर जो जितनी भी ऐसी टर्म्स है ना जिनके ऊपर z की डिपेंडेंसी नहीं है, तो ऐसी कितनी टर्म्स है 1 2 एंड 3, तीन टर्म्स ऐसी हैं जिनकी z के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, वो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएंगी। जब इनका मास डिफरेंस हम देखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो z वाली जिनकी z पे डिपेंडेंसी नहीं है वो तो कैंसिल हो जाएगी। बचेगी कितनी टर्म्स हमारे पास 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 टर्म्स ऐसी बचेंगी हमारे पास इस मास डिफरेंस वाले फॉर्मूला में, बाकी सारी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो उन चारों टर्म्स को देखते हैं एक बार, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये तो आपके काम आएगा ना अभी। अब इसको ये क्या हो जाएगा यहाँ से Z1 MP प्लस ये क्या है n है ना, तो ये क्या है N1 Mn, a माइनस जेड क्या होता है इसका मास नंबर, सॉरी इसका न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। उसको मैंने पहले वाले के लिए N1 लिख दिया। अब और कौन सी टर्म्स बच गई प्लस AC Z1 माइनस 1 अपॉन a की पावर 1/3 प्लस एसिमेट्रिक टर्म a माइनस 2 Z1 स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है। ये यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, ये मैं क्या सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे m Z1 a सोल्व कर रही हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं क्या सोल्व करूंगी ये वाला सोल्व करूंगी, और फिर क्या करना है मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और हमें इसका मास डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये वाला लेते हैं, अलग अलग लेके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो एसिमेट्रिक टर्म है ना यहाँ पे अलग अलग देख रहे हैं हम, एसिमेट्रिक टर्म का देखते हैं। तो चलिए पहले एसिमेट्रिक टर्म क्या बना ली a माइनस 2 Z1 डिवाइड बाई a इसका होल स्क्वायर। तो a इसमें क्या है 15 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई Z1 कितना है पहले वाले के लिए देख रही हूँ, तो पहले वाले का Z1 आएगा कितना 7, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई a, ठीक है। ये यहाँ से क्या आ गया 15 माइनस 14 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो गया +1 बनेगा ना यहाँ से, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए देखूंगी, एक साथ लेके कर रही हूँ, तो a माइनस 2 Z2 डिवाइड बाई a इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड वाले न्यूक्लियस के लिए a नंबर कितना है 15 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई Z2 इसका कितना है 8 और ये होल स्क्वायर डिवाइड बाई a। ये यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये -1 बन रहा है, तो ये जो पहले वाले के लिए क्या बन रहा है एसिमेट्रिक टर्म +1 बन रही है, और जो दूसरे वाले के लिए वो क्या बन रही है -1। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारी ये टर्म भी यहाँ से हट गई। पहले हमारे पास कितनी टर्म्स ऐसी बच रही थी, मैक्सिमम 4 टर्म्स ऐसी बच रही थी, हमने जब देखा कि जो कैंसिल नहीं हो रही थी। बाकी जितनी भी टर्म्स है जिनकी जो डिपेंडेंसी z के ऊपर नहीं है, वो टर्म्स तो ऑलरेडी कैंसिल हो रही थी जब दोनों न्यूक्लियस का मास डिफरेंस देख रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या देखा एसिमेट्रिक टर्म को भी ले लिया हमने। ये एसिमेट्रिक टर्म किसके लिए पहले वाले न्यूक्लियस के लिए यानी MZ1A के लिए है, तो a इसके अंदर क्या है सेम है, मतलब दोनों के अंदर सेम है 15 माइनस 2 Z1 इसकी क्या वैल्यू है 7 है, तो यहां से मैंने देखा तो ये कितना आ रहा है +1 आ रहा है, ओके। अब ये दूसरे वाले न्यूक्लियस के लिए, तो दूसरे वाले के लिए मैंने इसको देखा तो कितना है -1। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है ना मुझे, डिफरेंस लेना है, तो ये तो कैंसिल हो रही है टर्म्स, तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके ये एसिमेट्रिक टर्म भी हमारी क्या हो जाती है गायब हो जाती है। अब हमारे पास कुल मिला के कितनी टर्म्स बची हैं 2 टर्म्स बची हैं, ये सॉरी 3 टर्म्स बची हैं। एक तो ये Z1MP प्लस N1Mn और ये वाली टर्म, बाकी तो ये क्या है ये कैंसिल हो गई, इसका भी काम हो गया खत्म। इसको भी हमें क्या करना है रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इन टर्म्स के लिए देखते हैं ZMP प्लस A माइनस Z Mn प्लस AC Z1 माइनस 1 अपॉन में a की पावर 1/3
ये तो पहले वाले के लिए हो गया, ठीक है। माइनस में Z2Mp प्लस ये क्या है N2 बन गया, N2Mn प्लस AC Z2 इंटू Z2 माइनस 1 अपॉन में a टू द पावर 1/3। ये जो है सेकंड है। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स को और ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, चलो ये वाली टर्म ले ली a माइनस, इसको देखते हैं a माइनस जेड। a माइनस जेड क्या होता है, n1 होता है ना, पहले वाले न्यूक्लियस के लिए नहीं, तो ये तो पहले वाले न्यूक्लियस के लिए मतलब ये वाला है, और ये वाला जो है ये इसका एक्सप्रेशन है। तो a माइनस जेड ये क्या हो गया, n1 हो गया। n1 हमने देखा था मिरर न्यूक्लियस के लिए, तो जो z1 होता है वो किसके इक्वल होता है, n2 के इक्वल होता है, और जो z2 होता है वो किसके इक्वल होता है, n1 के। तो यहाँ से क्या आ गया एक्सप्रेशन, ZMP प्लस n1 किसके इक्वल है, z2 के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Z2Mn प्लस AC, इस टर्म को ऐसे की ऐसे लिखो, Z1 माइनस 1 अपॉन में a टू द पावर 1/3। ओके, अब इस सेकंड टर्म में देखो ये क्या है, Z2Mp प्लस N2 किसके इक्वल है, Z1 के लिए, तो Z1Mn प्लस AC Z2 इंटू Z2 माइनस 1 अपॉन में a टू द पावर 1/3। तो यहां तक नोट डाउन करो, इसको रफ करने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसको आगे देखते हैं। तो इन दोनों का ये क्या है, Z1 है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन देखना है। तो हमें इसमें क्या है, MP कॉमन ले लिया मैंने, तो MP कॉमन ले लिया तो क्या बना, Z1 माइनस Z2 MP बना, प्लस अब इस Mn में देखो, Mn कॉमन लो इन दोनों में से, तो क्या बन गया, Z2 माइनस में Z1 Mn, ठीक है, प्लस अब इसमें कॉमन लिया AC a टू द पावर 1/3 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो मेरा क्या बना, Z1 माइनस 1, ठीक है, माइनस Z2 माइनस 1। मेरा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या एक्सप्रेशन बना, फाइनल ये एक्सप्रेशन बना। अब आगे देखते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा हमें। क्या बना था, डेल्टा M इक्वल्स टू क्या बना है, Z1 माइनस Z2 MP कॉमन लेने के बाद फिर Z2 माइनस में Z1 Mn प्लस AC a टू द पावर 1/3 Z1 इंटू Z1 माइनस 1, फिर है माइनस Z2 माइनस 1। अब तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, नीचे वाले को रफ करके हमने ये लिखा है Z1 माइनस Z2 MP, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 15 and 7 and 15 O8, इसको हमें क्या लेना है, Z1 लेना है, इसको हमें क्या लेना है, Z2 लेना है, ठीक है। ये दो मिरर न्यूक्लियस के पेयर लिए हमने, तो इसको मैंने क्या बोला है, Z1 लेना है, ये क्या है M Z1 A है, और ये क्या है M Z2 A है, ठीक है। तो यहां से देखो, इफ Z1 इज ग्रेटर देन Z2, कि अगर Z1 जो है वो Z2 से ग्रेटर हो जाए, तो ये जो टर्म जो है ना Z1 माइनस Z2, ये क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 कैसे आएगी ये, तो 1 देखो ऐसे आएगी, इसमें 8 जो है वो ग्रेटर देन है ना 7 से, इसमें प्रोटॉन नंबर कितना है, 8 है, और इसके अंदर 7 है, तो 8 ग्रेटर देन 7, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है, 1 बन रहा है ना, +1, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, क्या बोल दिया कि Z1 जो है वो ग्रेटर देन Z2 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, इस इक्वेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है, ताकि जो इसका जो मास डिफरेंस है उसको मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आ सकूं। अभी तो ये टर्म क्या है, बहुत बड़ी बन रही है, तो मुझे Z1 माइनस Z2 है, Z2 माइनस Z1 है, और ये दोनों जो है इनको क्या करना है, मुझे कंप्लीटली सोल्व करना है, तो मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा जुगाड़ लगा रही हूँ ताकि मेरी जो ये फॉर्मेशन है ये सिंपलेस्ट फॉर्मेशन बन जाए। तो इसमें मैंने क्या देखा, दो न्यूक्लियर लिए थे, इसको मैंने बोला Z1, इसको मैंने क्या बोला, Z2 बोला, ठीक है। ये क्या है, MZ1A1, ये पहला न्यूक्लियर है, और ये कौन सा है, सेकंड न्यूक्लियर है। अब इसके अंदर मैंने इस टर्म को देखा,
सबसे पहले। तो इस टर्म को देख के मैंने क्या सोचा कि अगर मैं Z1 को ग्रेटर ले लूं Z2 से, तो ये जो डिफरेंस है ये +1 हो जाएगा। +1 कैसे? पहले वाले का जो न्यूक्लियाई है उसका जो प्रोटॉन नंबर वो कितना है? 8 है। 8 ग्रेटर देन 7, इनके दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? +1। अब सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z1 क्या बन जाएगा? इसका जो डिफरेंस बन जाएगा वो क्या, मतलब इस बार कितना है? 7 माइनस 8, डिफरेंस कितना हो जाएगा? -1। तो एक ये जो +1 और ये क्या है? -1। ये भी, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको मैंने क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इसको देखो सिंपलेस्ट वे में कैसे लिख रही हूँ, Z1 माइनस Z2, ये तो मेरी टर्म कितनी बनी है? +1 बनी है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? +MP। +MP क्यों? क्योंकि Z1 माइनस Z2 मेरा कितना बना है? 1 बना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इसको? +MP। फिर प्लस Z2 माइनस Z1 कितना है? -1 है। तो ये -1 इंटू mn प्लस AC a⁻1/3। 1/1 हमें सबको क्या करना है? सोल्व करना है। तो Z1 इंटू Z1 -1 माइनस Z2 इंटू Z2 -1। अब देखो इसमें क्या करना है? डेल्टा M इक्वल्स टू, ये क्या बन गया मेरा? MP माइनस mn बन गया ना, ठीक है, प्लस AC a⁻1/3। और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने क्या लिख दिया? एज इट इज लिख दिया। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे ऊपर बोर्ड को रफ करके। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था, जो कि क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा M C²। वहां से डेल्टा M की मैंने वैल्यूज देखी थी। तो डेल्टा M से मैंने क्या बोला था कि M थ्योरेटिकल माइनस M ऑब्जर्व, ठीक है। फिर वहां से मैंने Ma, Z, ये जो एटॉमिक मास है इसकी वैल्यू निकाली, वो सारा कुछ करके ZMP प्लस NMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी करके मैंने वो वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला वाली जो पांचों टर्म थी वो मैंने इस फॉर्मूला में रख दी। Ma, Z इक्वल्स टू ZMP प्लस NMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी की पांचों टर्म मैंने इस फॉर्मूला में रख दी। तो मेरा ये क्या बन गया? Ma का एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो मैंने इससे क्या देखा कि ऐसे मैंने दो न्यूक्लियाई अज्यूम कर लिए कि एक पहले वाला जिसका मास नंबर कितना है A,Z1 है, और एक दूसरा न्यूक्लियाई अज्यूम कर लिया जिसका मास कितना है और प्रोटॉन नंबर कितना है AZ2। तो यहां से मैंने दो अज्यूम कर लिए MZ1, A और MZ2, A। अब मुझे मास डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो मैंने क्या कर दिया? डेल्टा M इक्वल्स टू MZ1 माइनस A माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों न्यूक्लियाइज को। तो दोनों को न्यूक्लियाइज को सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी तो मेरे पास क्या आएगा? मास डिफरेंस निकल के आएगा। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया? जो मैंने देखा कि जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास एक लंबी सी इक्वेशन बनी। फिर मैंने उसमें क्या देखा कि जिन जिन टर्म्स में Z की डिपेंडेंसी नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिन जिन टर्म्स में Z की डिपेंडेंसी नहीं है वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो रही है ना, क्योंकि इस टर्म के लिए तो प्लस में आएंगी और इस टर्म के लिए माइनस में आएंगी। तो वो जिन टर्म्स की Z पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है ही नहीं, वो टर्म क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। फिर मेरे पास कुल 4 मिला के ऐसे टर्म्स बची थी जिनकी डिपेंडेंसी क्या थी? Z के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी थी। फिर मेरे पास एक एसिमेट्रिक टर्म थी। एसिमेट्रिक टर्म कौन सी थी? A माइनस 2Z अपॉन में A का होल स्क्वायर। वहां से मैंने क्या किया? मेरा जो A माइनस 2Z था वो क्या आ रहा था? +1 निकल के आ रहा था। वो तो किसके लिए? पहले वाले न्यूक्लियाई के लिए। फिर मैंने इस वाले न्यूक्लियाई के लिए देखा तो वो कितना निकल के आ रहा था? -1। अब दोनों को वो कैंसिल हो गए दोनों, तो मतलब वो एसिमेट्रिक टर्म भी हमारी क्या होगी? कैंसिल होगी। फिर मेरे पास क्या बची? 3 टर्म्स बची। 3 टर्म्स कौन सी पर बची थी? Z1MP प्लस N1Mn प्लस AC, ये वाली, ठीक है। और माइनस में Z2MP प्लस N2Mn और फिर ये वाली टर्म AC वाली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है प्लस माइनस करके उसकी कैलकुलेशन करके मेरा ये एक्सप्रेशन बना था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के बाद
10 एंड 8 ओ 15, मतलब मिरर न्यूक्लियस के मैंने दो पेयर लिए थे, इसको मैंने बोला था Z1 और इसको बोला था Z2। मतलब ये जो है ये पहले वाला न्यूक्लियस और ये क्या है दूसरे वाला न्यूक्लियस है। पहले वाले न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर कितना है 8 और दूसरे वाले न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर कितना है 7। अगर इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या मानती हूँ कि अगर Z1 जो मेरा है वो ग्रेटर है Z2 से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए और वो 1 आ भी रहा है। देखो क्योंकि 8 माइनस 7 करोगे तो ये क्या आ रहा है +1 आ रहा है, तो ये तो मेरा क्या आ गया +1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सिमिलरली मैं Z2 माइनस Z करूंगी तो यानी Z2 माइनस Z1 करूंगी तो 7 माइनस 8 करूंगी तो -1 आ रहा है, तो ये जो टर्म है वो मेरी क्या बन गई -1 बन गई। तो इस टर्म को मैंने ये क्या लिखा है MP प्लस MP और प्लस -1 MP और मैंने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट लिख दिया। अब मैंने इन दोनों में क्या किया, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, और इसको कंप्लीट इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। बना था डेल्टा M इक्वल्स टू MP माइनस MN प्लस AC (a⁴ Z1 माइनस 1 माइनस Z2 माइनस 1 सोल्व कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या होता है Z1 माइनस Z2, हमने देखा था वो क्या बन रहा था, हमारे पास 1 बन रहा था ना अभी, क्यों मैंने बोला था कि इफ Z1 इज ग्रेटर देन Z2, तो वही चीज मैं इसमें यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2 इक्वल्स टू कितना बन गया मेरे पास 1 माइनस 1, ये बन गया। अब ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर रखूंगी, तो देखो यहाँ से क्या आ गया डेल्टा M इक्वल्स टू कितना बना MP माइनस MN प्लस AC (a⁴ और ये क्या है Z1 इंटू Z1 माइनस 1 माइनस Z1 माइनस 1 और ये क्या है Z1 माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं एक ही टर्म में लेके आ रही हूँ Z1 के फॉर्म में, तो यहाँ से ये बना, तो इसको मैंने फर्दर सोल्व किया तो मेरे पास क्या बना MP माइनस MN प्लस AC (a⁴ ये क्या है Z1 इंटू Z1 माइनस 1 माइनस Z1 माइनस 1 और ये क्या बन गया Z1 माइनस 2। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ Z1 माइनस 1 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया AC (a⁴ Z1 माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, तो पीछे क्या बचा Z1 माइनस 2 ये बचा मेरे पास। तो Z1 से Z1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या बन रहा है MP माइनस में MN प्लस ये कितना बचा गया ये कितना बन गया, सॉरी ये माइनस है ना साइन, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा Z1 माइनस Z1 और प्लस में 2, तो यहां से क्या बन गया 2 बाहर आ जाएगा 2AC (a⁴ ये मेरा मास डिफरेंस का क्या बन गया फाइनल फॉर्मूला बन गया मिरर न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लाई में क्या है Z1 माइनस 1, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया मिरर न्यूक्लियस के बीच में मास डिफरेंस निकालने का एक्सप्रेशन। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इसके ऊपर एक बेस न्यूमेरिकल देखते हैं। मेन फॉर्मूला बन गया मिरर न्यूक्लियस के बीच में मास डिफरेंस निकालने का हमारे पास क्या है एक फॉर्मूला बन गया MP माइनस MN। MP क्या है मास ऑफ प्रोटॉन और MN क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये AC जो है ये क्या है कूलम्बियन एनर्जी कांस्टेंट है, और ये Z1 माइनस 1। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्या है हमारा मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे मास डिफरेंस निकालेंगे मिरर न्यूक्लियस के बीच में। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बन गया मास डिफरेंस का मेन फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम एक और देखते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई और करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो अब की बार मैंने क्या किया Z इंटू Z माइनस 1 था ना हमारा AC की टर्म्स में, AC जैसे ये था ना मेरा ऐसे Z1 Z इंटू Z माइनस 1 अपॉन (a⁴ पहले वाले न्यूक्लियस के लिए। फिर मैंने बोला था AC ये Z1 है,
ठीक है, ये Z2 इंटू Z2 माइनस 1 ऐसे कुछ एक्सप्रेशन था ना मेरा, तो उसमें मैंने ये क्या कर दिया, इस बार जो Z है इंटू Z माइनस 1 है, इसको मैंने Z स्क्वायर ले लिया। तो Z स्क्वायर लेने से मेरी टर्म क्या बन गई, डेल्टा M इक्वल्स टू MP माइनस MN प्लस AC। इस फॉर्मूले का तो छोड़ो आप, हम उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। तो 8 टू द पावर 1/3 ये क्या बन गया, यहाँ से क्या बन गया, Z1 स्क्वायर बन गया। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, प्लस AC 1/3 Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2। अब हम जानते हैं कि Z1 माइनस Z2 हम क्या देख के आए हैं, Z1 माइनस Z2 क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। और ये Z2 जो है वो किसके इक्वल होता है, N1 की, ठीक है। तो इस टर्म में देखो Z1 प्लस N1 रखो, क्या आ रहा है, A बन रहा है, यानी मास नंबर बन रहा है। तो अब इसको क्या कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, MP माइनस MN ये तो लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, उसमें कन्वर्ट करना है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। इस Z1 सबसे ज्यादा मेन रोल किसका है, इस Z1 Z2 का मेन रोल है। इसको आपको देखना है कि आप इसको कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया MP माइनस में MN, इंक भरना है, प्लस AC A टू द पावर 1/3। ये क्या बन गया मेरे पास, A बन गया ना, ये क्या है Z1 और ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, N1 के इक्वल हो। तो Z1 प्लस N1 कितना बन गया मेरा, मास नंबर A। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में मैंने A रख दिया। और यहाँ से मेरे को क्या पता चला, पिछले हमने देखा था केस में Z1 माइनस Z2 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इंटू में 1, तो ये मेरा क्या बन गया, डेल्टा M इक्वल्स टू MP माइनस MN प्लस AC A टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय A। अब क्या है ये, डेल्टा M इक्वल्स टू MP माइनस MN प्लस AC, और ये क्या बन गया, A रेज़ टू पावर 2/3। तो एक फॉर्मूला मेरे पास वो बन गया और एक फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया मास डिफरेंस को। ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब मैं Z इंटू Z1 माइनस 1 को ऑलमोस्ट Z स्क्वायर के इक्वल ले लूंगी, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें मास डिफरेंस निकालने को बोला है मिरर न्यूक्लियस के बीच में, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये तो दोनों मेन फॉर्मूला जो है वो ये है। और इससे जो है हमने क्या, इसका सेकंड केस, अगर Z इंटू Z माइनस 1 को मैंने Z स्क्वायर मान लिया, तो मेरा सेकंड केस ये बन रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इसी का ही है कि मैंने ये वाला केस अज्यूम कर लिया। तो अब क्या करना है, कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इन दोनों में आंसर जो है वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो मेरा सेकंड फॉर्मूला ये बन गया। ये कौन सा है, फर्स्ट फॉर्मूला मेन फॉर्मूला, और ये क्या है, दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो ये नोट डाउन कर लो एक बार। तो मेरा सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा M इक्वल्स टू MP माइनस MN प्लस AC A रेज़ टू पावर 2/3। ये मेरा कौन सा बन गया, सेकंड फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं क्या देख रही हूँ कि जो डेल्टा M है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है A टू द पावर 2/3 AC इंटू A टू द पावर 2/3। ये क्या है, मास डिफरेंस। तो मैंने उसमें क्या बोला था, बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी में मैंने देखा था जो मास डिफेक्ट है वो उसके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से इसकी जो एनर्जी आ गई वो भी कितनी किसकी हो गई, डेल्टा AC जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी AC A टू द पावर 2/3 के, ठीक है। ये AC क्या है, कोलम्बियन एनर्जी डिफरेंस, कोलम्बियन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मिरर न्यूक्लियाई, बिटवीन मिरर न्यूक्लियाई। तो यहां से मैंने क्या देखा, जो एनर्जी है कोलम्बियन एनर्जी, वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AC मल्टीप्लाई बाय A रेज़ टू पावर 2/3 की। तो ये मैंने कुछ डेरिवेशन देखने के बाद, पहले मैंने डेरिवेशन देखा, ये जो मेरा मेन फॉर्मूला बना, ठीक है। फिर उसको मैंने सेकंड केस अज्यूम किया कि अगर Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 माइनस Z1, सॉरी, जो सेकंड केस था वो क्या था, Z इंटू Z माइनस 1, उसको मैंने ऑलमोस्ट Z स्क्वायर के इक्वल ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या है, सेकंड फॉर्मूला बन गया। फिर मैंने यहाँ से क्या देखा कि जो डेल्टा M है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इस टर्म के।
तो यहाँ से मैंने देखा कि जो एनर्जी है मास में कन्वर्ट हो रही है, तो यानी कि जो एनर्जी है कूलम्ब एनर्जी वो भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि जो डेल्टा ईसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की पावर 2/3 के। ठीक है, एक चीज मेरे को ये मिल गई, क्या है, नोट करने वाली चीज है ना ये। तो इसका जो ग्राफ है वो भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गई, 4 टर्म्स बन गई। तो ये क्या है, डेल्टा ईसी कूलम्बियन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मिरर न्यूक्लियाइज। तो अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डेल्टा ईसी और यहाँ पे a⁻²/3, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये चीज मेरे को ध्यान रखनी है कि जो कूलम्बियन एनर्जी है डिफरेंस है मिरर न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है a⁻²/3 के। इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ भी सकता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है कि जो कूलम्बियन एनर्जी डिफरेंस होता है मिरर न्यूक्लियस के बीच में, वो उस मास पे कैसे डिपेंड करता है। तो मास की पावर 2/3 पे ये डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। फिर मैंने देखा इन दोनों के बीच में कर्व प्लॉट किया, तो यहाँ से क्या देखा, अगर ये दोनों टर्म्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो जो कर्व जो आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ से मैंने 4 फॉर्मूला निकाले। पहला कौन सा है, ये वाला जो कि मेन फॉर्मूला। फिर मैंने z इंटू जेड माइनस 1 को मैंने क्या ऑलमोस्ट z² सेकंड केस अज्यूम किया, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बना। यहाँ से मैंने क्या नोटिस किया, जो डेल्टा m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इस वाले टर्म की। ये क्या है, कूलम्बियन एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ से जो एनर्जी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैंने ये चीज देख ली। ये जो कंप्लीट किया है कूलम्बियन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मिरर न्यूक्लियस। अब हम कुछ न्यूमेरिकल है, ये CSI नेट में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019। इसमें क्या देखा है, द डिफरेंस ऑफ कूलम्ब एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियाई this and is 6 mega electron volt, assuming that the nuclei have spherical charge, symmetric charge distribution, and that E square is approximately 1 mega electron volt, forming the radius of the this nucleus। तो रेडियस तो मिरर न्यूक्लियस की इक्वल रहती है, हमने देखा था। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करके देखते हैं कितनी रहती है। इसी क्या है, कूलम्बियन एनर्जी। कूलम्बियन एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, 3/5 के Q²/R ये होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको मिरर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टेट से हमने देखा था, जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए जो कूलम्बियन एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 3/5 के Q²/R। तो यहाँ पे ये जो Q है, इस पूरे न्यूक्लियस का चार्ज है वो कितना है, Ze। तो मैंने Q की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो 3/5 के ZE का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो यहाँ से देखिए फिर क्या बनाइए, 3/5 के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Z²E² R। ये बन गया मेरे पास। अब मैं इसको देखूंगी कि अपने को दो पेयर दे रखे मिरर न्यूक्लियस के लिए, तो मैंने इसको पहले वाले के लिए क्या बोल दिया, EC1 इक्वल्स टू क्या बन गया, Z1। ठीक है, अब EC2 सिमिलरली क्या बन जाएगा मेरे पास, 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन R E², और ये क्या बन गया, Z2²। अब इन दोनों का मेरे को डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन कूलम्बियन एनर्जी, यही तो बोल रखा है। तो डिफरेंस ऑफ कूलम्बियन एनर्जी डेल्टा E क्या बन गया, EC2 माइनस EC1। ठीक है, तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन R E², और ये क्या है, Z2² माइनस में Z1²। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। इसमें मैंने ये नहीं देखा कि मिरर न्यूक्लियस है, मिरर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट लगाऊं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट से फॉर्मूला होता है 3/5 के Q²/R। पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, Ze है, क्योंकि मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स है, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना E है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स है, तो पूरे Z प्रोटॉन्स का मास कितना है, सॉरी Z प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, Ze, यानी पूरे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, Ze। तो मैंने वो यहाँ पे रख दी टोटल चार्ज में, तो मेरा ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये मैंने क्या बोल दिया, पहले वाले के लिए, मतलब ये जो मिरर न्यूक्लियस है, मतलब इस वाले पेयर के लिए मैंने ये देख दिया, यहाँ पे Z1 बोल दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा नेक्स्ट EC2 क्या है, कूलम्ब एनर्जी फॉर द सेकंड न्यूक्लियर। ठीक है, सेकंड न्यूक्लियर मेरे पास ये वाला है,
तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया इसका Z2। अब मैंने इसका डिफरेंस बोल रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमारे पास डिफरेंस, कि द डिफरेंस ऑफ कूलम्ब एनर्जी। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू EC2 माइनस EC1। तो ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी किस पे है, Z2 स्क्वायर माइनस में Z1 स्क्वायर। तो ये ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। डिफरेंस करूंगी तो ये दोनों तो आएगा। अब 3/5 ये क्या मेरे पास ऐसा यूनिट में, इसको मैंने क्या बोल दिया 1 बोल दिया, मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। तो 1 MeV फर्मी, ठीक है। अब अपॉन में R, ये मेरे पास क्या हो गया Z2 स्क्वायर। Z2 स्क्वायर क्या है, Z2 ये है ना 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, गिवन है 1 MeV फर्मी। तो यहाँ से देखो डेल्टा E इक्वल्स टू 3/5, ये ऐसा यूनिट में क्या बन जाएगा, इसको 1 मान लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1, और ये ई स्क्वायर अपन को क्या दे रखा है 1 MeV फर्मी, और ये क्या है 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। और इसकी डेल्टा E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 6 MeV। तो ये MeV से MeV कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डिवाइड बाय R है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा R इक्वल्स टू 3/6 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये हमारा क्या बन जाएगा 49 फर्मी। तो R इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया 147 डिवाइड बाय 30 फर्मी, ये कितना आ गया हमारे पास 4.9 फर्मी। अब हम जानते हैं 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से इसको लिखो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। इस पावर्स में कंफ्यूज नहीं होना है हमको, तो हम ये देखेंगे जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा है 10⁻⁻15 मीटर वाला। तो अगर हमें चार्ज रेडियाई का या फिर मिरर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं भी मालूम है तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रोस्टेट के उस फॉर्मूला से जहाँ पे कूलम्बियन एनर्जी एक्सप्रेशन आता है स्फेरिकल चार्ज के लिए, तो वो क्या आता है 3/5 kq²/r। उससे हमने क्या किया है इस पूरे को क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर हमें मिरर न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो इसको हम इससे सोल्व करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि वो वाला फॉर्मूला लगा के तो उससे क्या आंसर आता है। तो ये क्या है R0। तो AC इक्वल्स टू क्या बन गया 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन में R0, और ये क्या है a⁴ अगर यहाँ पे मैं a⁴ लिख दूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई a रहने दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली बन तो वही रहा है ना, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू वो तो यही आएगी ना a⁴। इसको मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे R0 है तो यहाँ पे मैं इसको R बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये जो R0 टर्म है ये कंप्लीट जो है वो क्या हो जाता है R बन जाए। तो यहाँ से मैंने क्या किया AC इक्वल्स टू 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन में R मल्टीप्लाई बाय A। अब ये मेरा टर्म क्या बन गया R की फॉर्म में बन गया। पहले किसकी फॉर्म में, ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि पहले क्या था R0 की टर्म में था, ठीक है। इस R0 को R में कन्वर्ट करना जरूरी था। R0 तो हमारे पास क्या होता है 1.2 फर्मी मीटर होता है। R0 इक्वल्स टू क्या होता है 1.2 फर्मी अप्रोक्स। तो इसको नहीं लेना था ना हमें तो क्या चाहिए था इसकी रेडियस पूछी है R, तो हमें तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे ये कर दिया। तो बन तो वही चीज रही है, तो ठीक है। अब ये हमारा किसमें रेडियस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो डेल्टा EC इक्वल्स टू 3/5, इसको मैं क्या मान लूंगी 1 मान लूंगी ऐसा यूनिट में, और ये हमारे पास E स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है वो कितनी है 1 MeV फर्मी डिवाइड बाय R। अब मास नंबर कितना है हमारे पास 49 है, और ये डेल्टा EC की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 MeV। अब MeV से MeV कैंसिल कर दो तो जो डेल्टा EC है वो हमारा कितना बन गया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 49, सॉरी यहाँ से R इक्वल्स टू और मल्टीप्लाई बाय 30 फर्मी। तो यहाँ से मैंने देखा तो मेरा कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 147, सॉरी ये कितना है 6 है। तो
तो ये कितना r इक्वल्स टू 3/5 49/6 फर्मी बन गया। ये 6 कहाँ से आ गया, ये इसी वाले टर्म को यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया तो ये 6 बन गया। तो ये कितना बन गया, ऑलमोस्ट 147 डिवाइड बाय 30 जो कि कितना होता है 4.9 फर्मी। अब हम जानते हैं 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये यहाँ से क्या आ गया 4.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से भी वही चीज आ रही है सेम जो हमने उसके कोलम्बियन एनर्जी से देखी थी चार्ज रेडियाई के लिए। तो दो मेथड है हमारे पास कि अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तो बोला है ना स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए कोलम्बियन एनर्जी हमने क्या देखी थी 3/5 kq²/r। वहां से भी कर सकते हैं अपन अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसका। और जब हमें पता है कि जो डेल्टा एसी है वो AC a⁻²/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से AC का जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें याद होनी चाहिए। तो ये R0 की फॉर्म है, ठीक है। इस R0 को R में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ये कर दिया ताकि ये क्या है पूरा R में कन्वर्ट हो जाए। R में कन्वर्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें क्या पूछा है, रेडियस पूछा है इसका। R0 तो एक कांस्टेंट है इसलिए हमें इसको R बनाना पड़ेगा पहले। तो फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे E² की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 1 MeV दे रखी है ना, ठीक है। तो इसको मैंने 1 मान लिया, ये ऑलरेडी 1 दे रखा है। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, R की वैल्यू पूछी है। तो डेल्टा AC जो कि 6 दे रखा है, MeV से MeV कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जो R है वो मेरा कितना निकल के आ गया 4.9 फर्मी मीटर। तो हमने ये जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीके से देख लिया कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हो, आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट वे है इस क्वेश्चन को करने का तो वो तो यही है। ये तो, और जो हमने बोला था ना कि मेन फॉर्मूला है डेल्टा M वाला, वो तो मास डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मास डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें हमें क्या पूछा है, डिफरेंस इन कूलम्ब एनर्जी यानी डेल्टा EC पूछा है। डेल्टा EC मैंने बोला था कि जो पॉइंट है इसको हाईलाइट कर लो, तो वो पॉइंट क्या था AC a⁻²/3 यानी जो डेल्टा EC है डिफरेंस इन कोलम्बियन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है AC a⁻²/3 के। तो जब भी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस इन कूलम्ब एनर्जी पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और मास डिफरेंस पूछे तो आपको डेल्टा M वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, मास डिफरेंस इन चार्ज रेडियाई ऑफ द मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये R जो है वो क्या है, इसके चार्ज रेडियाई मिरर न्यूक्लियाई। इसके में आपको कुछ न्यूक्लियाइज गिवन मिलेंगे जिनका मास नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। तो आपको जो लास्ट के एक्सप्रेशन में जो A वैल्यू है ना वो आपको इसकी मास नंबर में रखना है। तो आप इससे जो रेडियस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने थ्योरी देखी और उसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखा है। तो इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। जब भी आपको डिफरेंस इन कूलम्ब एनर्जी पूछे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, और जब भी आपको मास डिफरेंस पूछे तो आपको वो डेल्टा M वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।